साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सत्ता में बैठे हुए चाणक्यों ने खरीद फरोख्त के खेल से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हुए कांग्रेस के कुछ विधायकों पर दांव लगवाया था और 22 के करीब कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा दिलवा करके कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। अब ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो फिर से इस बात पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी ने केंद्रीय सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के बागी विधायकों पर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बिल्कुल ठीक था या नहीं। इस पूरी कवायद में सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसलिए क्योंकि इन 24 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग से यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाली मानी जाती हैं। इसके अलावा 5 अन्य सीटें मध्य मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र से जो आती हैं ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के हल्के हल्के नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैनेज करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन नेशनल जनमत ने जो आकलन किया है, कुल मिलाकर के बीजेपी में ज्वाइन कराते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनके कद और पद की बात की गई थी, वर्तमान में वैसा दिखता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि बीजेपी वक्त के हिसाब से दूल्हे तो तय कर लेती है, लेकिन दूल्हों का काम निकल जाने के बाद उनको दामाद नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश में चौधरी राकेश सिंह, हरिवल्लभ शुक्ला, प्रेमचंद्र गुड्डू, राम लखन सिंह, बालेंदु शुक्ला, लक्ष्मण सिंह, फूल सिंह बर्रैया, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस से निकल करके या अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में तो गए, लेकिन बाद में लौट करके इन लोगों को कांग्रेस में आना पड़ा क्योंकि तुरंत में इन सारे लोगों को दूल्हा बना करके महिमा मंडित किया गया, लेकिन बाद में दामाद की तरह उनका सम्मान नहीं रखा गया। फिर से हम इसी बात पर लौट के आते हैं कि आखिर इस समय इस बात को करने का उद्देश्य क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कौन कौन सी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं सत्येंद्र यादव। ये कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। सिंधिया जी के पार्टी छोड़ने के बाद ये भी बीजेपी में आ गए, लेकिन हाल फिलहाल ये कांग्रेस में वापस लौट गए। बगल में बयान भी आप देख सकते हैं, इन्होंने बयान दिया कि मैं तो वापस आ गया हूं, हमारे महाराज भी जल्दी वापस आएंगे। वहां पर सिंधिया के प्रशंसक उनको महाराज नाम से जानते हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू जो बीजेपी में चले गए थे, ये भी वापस लौट करके आ गए हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सवाल तब उठे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके बायो में से उन्होंने बीजेपी शब्द हटा करके उसी तरीके से कर लिया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उससे पहले उन्होंने अपने बायो में से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और तमाम विवरण हटा करके केवल 2 नाम रखे थे, पब्लिक सर्वेंट यानी कि समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी। उसी तरीके से अब उन्होंने बीजेपी का नाम हटा करके अपने आप को समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी कर लिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और वो स्वयं सीधे तौर पर न सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इन खबरों का खंडन कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया, उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिखा कि मैं बीजेपी से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहें तेजी से फैलाई जा रही हैं, लेकिन कई खबरें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं नाराज हैं। इन नाराजगी की खबरों के बीच में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने पूरे ग्वालियर में पोस्टर लगवा दिए, तलाश गुमशुदा जनसेवक की। उसके नीचे लिखा, कांग्रेस में रहकर जो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो कोरोना महामारी के समय में अप्रवासी मजदूरों की आवाज़ न उठा सके, जिन्हें रोड पर उतरने का शौक था, वे आज कहाँ गुमशुदा हैं। तलाश करने वाले को 5100 रुपये का इनाम। इसके अलावा उन्होंने ये सारे पोस्टर वहाँ के राजभवन यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के पास भी लगवा दिए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जनसेवा नहीं कर पा रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनावों के लिए जो 22 सदस्यीय संचालन और 18 सदस्यीय प्रबंध समिति बनाई है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो नाम है संचालन समिति में, लेकिन उनके किसी भी करीबी नेता का नाम इसमें नहीं डाला गया है। दूसरा सवाल कांग्रेस ने और उठाया, आग में घी डालने का काम किया
22 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 6वें क्रम पर रखा गया है। उनसे ऊपर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, थावरचंद गहलोत हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। इसके बाद 6वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। जबकि ये हकीकत है, कांग्रेस सवाल उठाए या ना उठाए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो उनका नाम निश्चित तौर पर पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर रखा जाता। इसके अलावा मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ग्वालियर में, जिसको गढ़ माना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वहां पर बीजेपी नेताओं ने जो होर्डिंग पोस्टर बैनर लगवाए उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम और फोटो पूरी तरीके से गायब कर दी गई। तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने करीबी 16 विधायक और 6 मंत्री यानी 22 लोगों को लेकर के कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उस समय उनसे वादा किया गया था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इनमें से 10 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। तमाम दबाव देने के बाद भी केवल 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि पता है कि उपचुनाव से पहले अगर इनमें लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो ये लोग बागी हो जाएंगे। अगर इन लोगों में से ज्यादातर लोगों को मंत्री बना दिया गया या सभी लोगों को टिकट दे दिए गए तो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता बागी हो जाएंगे। अब इन 24 सीटों पर सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि कांग्रेस से जो 22 लोग आए थे उन सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया, तब भी दिक्कत है। उन सारे लोगों को टिकट दे दिया गया, तब भी दिक्कत है। इस काम के मैनेजमेंट के लिए नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको रूठे लोगों को मनाने के लिए लगाया गया है, लेकिन वो केवल बीजेपी के रूठों को मनाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। उस समय यह भी कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत में केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। अभी तक वो उसकी बाट जो रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। कुल मिलाकर के इस पूरी राजनीतिक उठापटक के दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई कंफ्यूजन में है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसलिए क्योंकि बीजेपी तो अपने आप को फ्री महसूस कर रही है। इन तमाम सीटों पर उनके विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, क्योंकि अगर ये लोग चुनाव नहीं जीतेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कद घटेगा। भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर बीजेपी ये तमाम सारी सीटें जीत जाती है तब भी उसकी मध्य प्रदेश में सरकार मजबूत होगी, और अगर ये तमाम सारे विधायक नहीं जीतते हैं, केवल उसके 10 विधायक ही जीत जाते हैं, तब भी उसको फायदा इसलिए होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद घटेगा। इससे फायदा उस क्षेत्र से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया को होगा, जो अंदर खाने कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें न जीत पाए। कुल मिलाकर के इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा दबाव में है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सवाल यह भी उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया करें तो क्या करें। कांग्रेस का ये आरोप सही साबित होता है कि कांग्रेस में थे जब सिंधिया तो वो देश स्तर के नेता थे, लेकिन बीजेपी में जा करके देश से प्रदेश के नेता बने और प्रदेश से अब स्थानीय स्तर के भी नेता नहीं रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक विकल्प ये हो सकता है कि 1993 में उनके पिता माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस से नाराज हो गए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी नाम से पार्टी बनाई थी। वो चुनाव जीते भी थे, हालांकि बाद में खुद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अब यही विकल्प बचता है कि वो अपने पिता की राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? अब उस सवाल का उत्तर दे देता हूं जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत जाए, कितनी सीटों पर बीजेपी जीत जाए कि इनकी सरकार बन जाएगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा 230 सदस्यीय है। 22 लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। 2 विधायकों की पहले मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब 24 विधानसभा की सीटें रिक्त हैं। वर्तमान में 206 विधायक हैं। इन 206 विधायकों में से बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का 1 विधायक, बसपा के 2 विधायक और 4 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 116 है। इसका मतलब कांग्रेस को अगर सत्ता वापस पानी है तो 24 सीटों में से कम 17 सीटों पर कांग्रेस को जीतना होगा। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि उसको सपा की, बसपा की और निर्दलीय यानी कि 7 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा तो वर्तमान में उसके पास 99 विधायक हैं, उसको 17 विधायक और चाहिए, तब वो बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचेगी।
बीजेपी के लिए खेल काफ़ी हद तक आसान है, क्योंकि बीजेपी 24 सीटों में उसको केवल 9 सीटें जीतनी है। यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेल अहम हो जाता है। ऐसे समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इन 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 सीटें जीतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए सिंधिया को मनाने का भी दौर चालू हो गया है और इस दौर में कोशिश की जाएगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे मोटे झुंझुने पकड़ा करके शांत करा लिया जाए। जब विधानसभा की ये सीटें जीत ली जाएंगी, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में फुल फ्लेज सत्ता में आ जाएगी, तो वही खेल किया जाएगा सिंधिया के साथ जैसा अन्य नेताओं के साथ पहले होता रहा है। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि 20 मार्च को कमलनाथ की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था, इस ट्वीट को संभाल कर रखना, 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ जी एमपी के सीएम के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। देखने की बात यह होगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही है, तमाम लोग जो कांग्रेस से नाराज थे, जिनमें पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू जो दलित समाज के जाने माने नेता माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस में वापसी कर ली है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पूर्व विधायकों मंत्रियों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सिंधिया परिवार के करीबी रहे एक पूर्व सांसद ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। कहीं ऐसा ना हो कि जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों का किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। कुल मिलाकर के असली परीक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कद और तय इन्हीं विधानसभा के उपचुनावों से तय होनी है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है